मिल्की वे एकमात्र आकाशगंगा है जिसकी हम विस्तार से जांच करने में सक्षम हैं। हम अलग-अलग सितारों को हल कर सकते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूप से उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। हम इंटरस्टेलर माध्यम का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि आणविक बादलों और तारा बनाने वाले क्षेत्रों के गुण। हम मात्रात्मक रूप से विलुप्त होने और धूल से लाल होने की जांच भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सितारों और गैस बादलों के साथ साथ उपग्रहों, आकाशगंगाओं के गुणों की स्थापनीय और गतिशीलता का भी निरीक्षण कर सकते हैं। अंत में केवल 8 kp/2 की दूरी पर गैलेक्टिक केंद्र हमें एक आकाशगंगा के मध्य क्षेत्र को बहुत उच्च रेजोल्यूशन पर जांचने का अनूठा अवसर देता है। अपनी स्वयं की आकाशगंगा अक्ष की विस्तृत समझ के माध्यम से ही हम अन्य आकाशगंगाओं के गुणों को समझने की आशा कर सकते हैं। बेशक हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अन्य आकाशगंगाओं में होने वाली भौतिकी प्रक्रियाएं भौतिकी के उन्हीं नियमों का पालन करती है जो हम पर भी लागू होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे पास ब्रह्मांड में अन्य वस्तुओं के भौतिकी को समझने का मुश्किल ही एक मौका होता। पूरे ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़िए, हम शीघ्र ही इस बिंदु पर लौटेंगे। हम सबसे पहले अपने आकाशगंगा के गुणों की चर्चा करेंगे। यहाँ मुख्य समस्याओं में से एक और सामान्य रूप से खगोल विज्ञान में किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण है। इस प्रकार हम इस विषय पर चर्चा करके प्रारंभ करेंगे। मिल्की वे में तारों और गैस के वितरण के विश्लेषण से हम इसकी संरचना प्राप्त करेंगे। यहाँ पाया गया है कि गैलेक्सी में कई अलग-अलग घटक होते हैं, जैसे कि लगभग 20 kpc की त्रिज्या और लगभग 300 pc की स्केल ऊंचाई के साथ तारों और गैस की एक पतली डिस्क है जो सूर्य को भी होस्ट करती है। 1 kpc मोटी डिस्क और जिसमें पतली डिस्क की तुलना में एक अलग तारा की आबादी होती है। एक केंद्रीय उभार जैसा कि अन्य सर्पिल आकाशगंगाओं में भी पाया जाता है और एक लगभग गोलाकार प्रभामंडल जिसमें अधिकांश गोलाकार समूह और कुछ पुराने सितारे शामिल हैं। यह दृश्य हमारे मिल्की वे और इसके विभिन्न घटकों का एक योजनाबद्ध दृश्य दिखाता है। सर्पिल भुजाओं में चमकीली गांठें ऐसे क्षेत्र है जहां हाल ही में युवा और चमकीले सितारे बने हैं। आकाशगंगा केंद्र में अधिक लाल है और सर्पिल भुजाओं में नीला है, जबकि वर्तमान में सर्पिल भुजाओं में तारा निर्माण हो रहा है। हम मुख्य रूप से पुराने सितारों को केंद्र की ओर पाते हैं। हम तारकीय प्रकाश के विवरण का और तारकीय आबादी के औसत द्रव्यमान से प्रकाश अनुपात से आकाशगंगा के द्रव्यमान का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि गैस और धूल ने सितारों के द्रव्यमान का 10% से कम भाग को समेटा है। इस द्रव्यमान के अनुसार से हम केवल न्यूटोनियन यांत्रिकी से त्रिज्या के कार्य के रूप में रोटेशनल वेलोसिटी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर सूर्य का देखा गया रोटेशनल वेलोसिटी प्रेक्षित द्रव्यमान वितरण से अपेक्षा से काफी अधिक है। यदि mr0 त्रिज्या r0 नियरेस्ट इक्वल टू 8 kpc के साथ गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर एक गोले के अंदर द्रव्यमान है तो वो मैकेनिकल्स के साथ ही रोटेशनल वेलोसिटी होती है। हमारे मिल्की वे के विभिन्न घटकों के तारों में उनकी उम्र और उनकी रासायनिक संरचना के संबंध में अलग अलग गुण है। इस तथ्य की व्याख्या करके गैलेक्सी के विकास के कुछ पहलुओं का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी गैलेक्सी एक अत्यधिक गतिशील वस्तु है जो आज भी बदल रही है। हम ठंडी गैस को गैलेक्टिक डिस्क में गिरते हुए और गर्म गैस को बहते हुए देखते हैं। वर्तमान में ड्राफ्ट गैलेक्सी मिल्की वे के ज्वारीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और भविष्य में इसके साथ मिल जाएगी। धूल से विलुप्त होने के कारण ऑप्टिकल तरंग को गैलेक्टिक डिस्क के माध्यम से दूर तक नहीं देखा जा सकता है। इसलिए गैलेक्टिक सेंटर के आसपास ही जांच केवल अन्य तरंगों, विशेष रूप से इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो के भागों में की जा सकती है। गैलेक्टिक सेंटर एक अत्यधिक जटिल क्षेत्र है, लेकिन सेंसिटिविटी एंड एंगुलर रेजोल्यूशन के संबंध में आईआर अवलोकनों में महत्वपूर्ण सुधारों के कारण हम हाल के वर्षों में इसका अध्ययन करने में सक्षम हुए हैं। केंद्र के करीब चमकीले सितारों की उचित गति यानी समय के साथ आकाश पर स्थिति में परिवर्तन देखा गया है। वे हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 pc त्रिज्या के विस्तार में द्रव्यमान m को m0.1 pc अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3x106 m0 निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं। इस निष्कर्ष पर कि मिल्की वे के केंद्र में मोटे तौर पर इस द्रव्यमान का एक सुपरमेसिव ब्लैक होल SMBH है और फिर भी यह SMBH उन लोगों की तुलना में बहुत कम विशाल है जो कई अन्य आकाशगंगाओं में पाए गए हैं।
गैलेक्टिक डिस्क को 9 अलग अलग तरंगों में देखी गई है। इसका स्वरूप विभिन्न रूप में बहुत भिन्न होता है। उदाहरण के लिए नियर इंफ्रारेड में देखे गए सितारों के वितरण की तुलना में एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का वितरण गैलेक्टिक तल की ओर बहुत अधिक केंद्रित है। बाद वाले स्पष्ट रूप से एक केंद्रीय वॉल्यूम की उपस्थिति दिखा रहा है। ऑप्टिकल वेवलेंथ पर धूल द्वारा अवशोषण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसकी तुलना स्पाइरल गैलेक्सी NGC 4013 में की जा सकती है। दुर्भाग्य से हम अपनी आकाशगंगा को बाहर से देखने में असमर्थ है। अंदर से यह दृश्य आकाशगंगा के वैश्विक गुणों का निरीक्षण करना कठिन बनाता है। गैलेक्सी की संरचना, ज्यामिति और इसकी सर्पिल भुजाएं हमारे स्थान से पहचानना कठिन है। इसके अलावा धूल से विलुप्त होने से गैलेक्सी के बड़े हिस्से हमारे विचार से छिप जाते हैं। इसकी वजह से मिल्की वे के वैश्विक मापदंडों यानी कि इसकी कुल चमक को मापना मुश्किल हो जाता है। इन मापदंडों को बाहर से यानी कि अन्य समान सर्पिल आकाशगंगाओं में बहुत बेहतर अनुमान लगाया गया है। हमारी आकाशगंगा के बड़े पैमानों के गुणों को समझने के लिए हमें समान आकाशगंगाओं के साथ तुलना करनी पड़ती है, जिससे हम उनकी संपूर्णता में जांच कर सकते हैं। हालांकि वह अत्यंत सहायक है। आकाशगंगा के अध्ययन को अन्य आकाशगंगाओं के साथ जोड़कर ही हम आकाशगंगाओं की भौतिकी प्रकृति और उनके विकास को पूरी तरह से समझने की आशा कर सकते हैं। आकाशगंगा विंजिलो 1 हमारे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा से केवल 5 गुना अधिक दूर है। फिर भी 1990 के दशक तक इसकी खोज नहीं की गई थी, क्योंकि गैलेक्टिक सेंटर के पीछे छिपी हुई थी। इस दिशा में अवशोषण और कई चमकीले सितारों ने इसे पहले खोजे जाने से रोक दिया था।